हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने प्रज्ञान टेस्ट को सॉल्व किया होगा और आपने काफी अच्छे मार्क्स भी स्कोर किए होंगे। पर कई स्टूडेंट्स को उसको लेकर कई डाउट्स हैं, कई ऐसे क्वेश्चंस थे जो हमें समझने थे क्या गलतियां स्टूडेंट्स कर रहे हैं। और हमने देखा एक पैटर्न है जहां कुछ बच्चे बार बार एक गलतियां रिपीट कर रहे हैं। तो जो भी वो डाउट्स होते हैं, जो भी वो प्रॉब्लम्स है, उसको लेके हमने सोचा क्यों ना कि एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाई जाए जहां हम डिस्कस करें उन चीजों को जो गलतियां स्टूडेंट्स कर रहे हैं और जो गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं एक ब्रीफ और शॉर्ट सेशन ऑन प्रज्ञान एक्सप्लेन। तो जो पहला क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज का था वो बात कर रहा था जैनिज्म के बारे में, जहां बात हुई थी कि जैनिज्म का क्या स्प्रेड हुआ, जो जैनिज्म फैला वो किस वजह से फैला। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा था कि इसकी वजह ये थी कि जो मेंबर्स ऑफ संघ थे उन्होंने काफी कार्य किया था। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा था जैन काउंसिल के बारे में जो कि पाटलिपुत्रा में हुआ था 5th सेंचुरी एडी में, और यहां पर कंपाइल किया गया था जैन लिटरेचर। जो 12 अंगाज हैं वो अडेप्ट किए गए थे इन द सेकेंड जैन काउंसिल जो पाटलिपुत्र में हुआ था 5th सेंचुरी एडी में। तो ये कीवर्ड्स आप देख रहे हैं, दो स्टेटमेंट्स थी, हमें बताना था करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। अब देखिए यहां से पता लगता है कि जैनिज्म ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बुद्धिज्म के साथ। तो वो दो रिलीजन आपको साइड बाय साइड पढ़ने होते हैं। जैन काउंसिल बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या फर्क होता है, जैन काउंसिल कब कब हुए, दोनों के संघ में क्या क्या फर्क है, क्या दोनों में संघ एक जैसे थे। तो जो जैन संघ थे उनमें महिला पुरुष दोनों अलाउड थे, और जैन संघ का ऑब्वियसली एक बड़ा रोल था इन हेल्पिंग जैनिज्म स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। सो पहला स्टेटमेंट तो ऑब्वियसली सही है, लेकिन दूसरे स्टेटमेंट में जो बात की गई है सेकंड जैन काउंसिल की, वो पाटलिपुत्र में नहीं हुआ था, वो वल्लभी में हुआ था। तो ये स्टेटमेंट सीधी रूप से गलत हो जाता है और हमारा आंसर आता है 1 ओनली। लेकिन जो हमें एड ऑन वैल्यू मिलती है कि अगर ये आंसर आपका गलत हो रहा है क्वेश्चन, तो इसका मतलब आपको रिवाइज करना है जैनिज्म एंड प्रोबेबली उसको इक्वेट करना है बुद्धिज्म के साथ। कि आपको क्लैरिटी है कि नहीं कि पहला काउंसिल कब हुआ, दूसरा कब हुआ, कौन कौन से इनकी इंपॉर्टेंट लिटरेचर टेक्स्ट हैं, उनके नाम क्या है, बेसिक फिलॉसफी क्या है दोनों की। क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री के ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा फ्रूटफुल हैं, इनसे बहुत से क्वेश्चन बार बार रिपीट होकर आते रहते हैं। अगले क्वेश्चन को हम देखें तो बात हो रही है इफेक्ट्स ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन की, जो सिकंदर का आक्रमण था उसका क्या प्रभाव हुआ। तो 4 स्टेटमेंट्स दी हुई है। पहला बात करता है कि पूरी नॉर्थ इंडिया का पॉलिटिकल यूनिफिकेशन को बढ़ावा मिला अंडर मौर्यास, स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट्स खत्म हो गए, डायरेक्ट कांटेक्ट बना ग्रीस के साथ, और जो साम्राज्य था, चौथा स्टेटमेंट वो ये कह रहा है कि अलेक्जेंडर का साम्राज्य काफी सालों तक रहा इंडस वैली के ऊपर क्योंकि गुप्त अंपायर फेल हो गई थी। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये पूछा जा रहा है। कई लोगों ने करेक्ट स्टेटमेंट मार दिया जबकि बात हो रही है इनकरेक्ट स्टेटमेंट की। तो देखिए जब यहां पर अलेक्जेंडर आए थे उस समय में काफी समस्याएं थी, लेकिन क्योंकि किंगडम छोटे छोटे थे, उसके बाद बड़े किंगडम कंसोलिडेट होने लगे, मगध अंपायर बनी, उसके बाद जाके मौर्य अंपायर और स्ट्रांग होती चली गई। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि छोटे रिपब्लिक्स खत्म हो गए, सब एक बड़े अंपायर का पार्ट बनते चले गए। तीसरी बात करती है डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ ग्रीस के साथ, ऑब्वियसली उसके बाद व्यापार बढ़ा। और चौथा स्टेटमेंट जो फेलियर ऑफ गुप्त अंपायर की बात करता है, यहां तो अलेक्जेंडर यानी जो सिकंदर थे वो कुछ समय बाद खुद ही वापस चले गए थे, भारत में रहे ही नहीं थे। तो चौथा स्टेटमेंट का कोई सेंस ही नहीं है। तो ये टोटली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, और ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के हिसाब से सही ऑप्शन है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में। जल्दबाजी में ऐसे ऑप्शंस देख के जो हमें पता होता है अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं और ए बी एस सी में से कोई करेक्ट करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर डी है। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट डिस्क्राइब हाउ चंद्रगुप्त विद असिस्टेंस ऑफ कौटिल्य ओवरथ्रू नंदास। अब नंद अंपायर का जो अंत हुआ और मौर्य अंपायर की जो स्थापना हुई वो कौन इनमें से मेंशन करता है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये, बड़ा ही सिंपल आंसर है। मुद्र राक्षसा जो हमारी किताब है इसमें ये मेंशन्ड है। और ये इसको लेकर एक की प्रॉब्लम ये कि अगर आपसे पूछा जाए किस काल में पब्लिश हुई, तब गुप्त अंपायर था, तब मौर्य अंपायर का टाइम नहीं था, गुप्त अंपायर के टाइम में पब्लिश की गई। लेकिन इसके ऊपर वर्णन किसका है, तो मौर्य अंपायर के स्थापना का, चंद्रगुप्त मौर्य को लेके, लेकिन चंद्रगुप्त के वक्त में ये लिखी गई थी उस समय में। आगे की बात आती है विद रेफरेंस टू संगम सोसाइटी इन तौलकप्पियम। अब तौलकप्पियम बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। संगम लिटरेचर को हम पढ़ते हैं, बार बार डिस्कस करते हैं, कई बार क्वेश्चंस संगम लिटरेचर से क्लियरली यूपीएससी में आ चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है आपने इसको पढ़ा होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है क्योंकि कास्ट के नाम याद रखने मुश्किल होते हैं। यहां तौलकप्पियम के रेफरेंस में 2 स्टेटमेंट दी गई है। कुरिंजीज का चीफ काम, मुख्य कार्य उनका क्या था, शहद को इकट्ठा करना, शिकार करना, और इनके चीफ डीटी थे मुरुगन। मुरुगन एक साउथ इंडियन कल्चर सोसाइटी में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं एज ए डीटी।
दूसरा स्टेटमेंट बात करता है 4 कास्टों के बारे में, अरसर, अथनवर, वनिगर और वेल्लार, जिसमें कहा गया है रूलिंग क्लास कौन सी है, अंथनार। हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। अगर आपने संगम लिटरेचर पढ़ा है तो आप बार बार कुरिंजीज के बारे में उसका जिक्र आता है, जो कि पहाड़ों पर रहा करते थे, और क्योंकि रिलेटेड है मुर्गन से, जो उनके चीफ डेटी है, इसलिए बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही भी है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट काफी ही कंफ्यूजिंग है, मुश्किल है याद करना। यहां जिन 4 कास्टों की बात की गई है उनमें आपको अगर ज्यादा कुछ याद नहीं है तो बस इतना याद रखिए कि रूलिंग क्लास कौन सी है। इन 4 कास्टों में जो रूलिंग क्लास थी वो अंथनार नहीं थी, जबकि अरसर थी। ये अगर आपको क्लैरिटी है कि भाई संगम सोसाइटी के टाइम में जो रूलिंग ट्राइब थी या रूलिंग कास्ट थी वो कौन सी थी, रूलिंग क्लास कौन सी थी, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी और आप ऐसे क्वेश्चंस इजीली आंसर कर पाएंगे। तो इवेंचुअली बाकी भी अगर हम देखें अंपायर्स, तो उनमें हम कोशिश करते हैं जानने की कि रूलिंग क्लास कौन सी है, क्योंकि जो रूलिंग क्लास है उससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बाकी संगम टाइम्स में जो संगम लिटरेचर है, जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उनके राइटर्स हैं, ये हमें पता होना ही चाहिए। तो ये बात हो गई इसकी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है कंसीडर द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कल्चरल कंट्रीब्यूशन ऑफ राष्ट्रकूटास। अब राष्ट्रकूटास के बारे में बात की गई है। 2 स्टेटमेंट है कि उन्होंने तमिल लिटरेचर को पैटर्नाइज किया, जिसमें त्रिविक्रम ने नाला चंपू लिखी, और अमोघ वर्ष की जो किताब है कविराज मार्ग, वो पहली पोएटिक वर्क था तमिल लैंग्वेज में। अब हमें पता है तमिल लैंग्वेज दुनिया की सबसे पुरानी लैंग्वेजेस में से एक है, तो क्या ये जो रिसेंट है कविराज मार्ग, ये पहला काम होगा क्या तमिल लिटरेचर में पोएटिक? संगम तो बहुत पहले से चली आ रही है। अगर आपने जस्ट वो उसके बाद भी क्वेश्चन देखा है तो आपको आइडिया लग जाएगा कि दूसरा स्टेटमेंट गलत है। दूसरे स्टेटमेंट गलत होते ही हम कहां आ गए, वन ओनली पे बचे। और राष्ट्रकूटास कहां के शासक थे? साउथ इंडिया में थे, पर तमिलनाडु के आसपास के रीजन के नहीं थे। वो असल में तमिल को पैटर्नाइज करने के बजाय उन्होंने संस्कृत को पैटर्नाइज किया था, और इसलिए ये स्टेटमेंट हो जाती है गलत। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है और सही है, नीदर 1 and 2। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो इनमें से कोई भी सही नहीं है, दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन देखें छठा, तो ये बात करता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बारे में। हम सब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बारे में पढ़ते हैं, इसका बड़ा रोल था इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, और हम सब इसको एसोसिएट करते हैं लाला लाजपत राय से। लेकिन क्या दीवान चमन मल इसके पहले सेक्रेटरी जनरल थे या नहीं थे, और क्या 31 अक्टूबर को उसकी शुरुआत हुई थी या नहीं हुई थी? तो बिल्कुल दीवान चंद चमनलाल ही इसके पहले जनरल सेक्रेटरी थे और लाला लाजपत राय इसके प्रेसिडेंट थे। हम कंफ्यूज यहां होते हैं कि भाई नहीं, जनरल सेक्रेटरी तो लाला लाजपत राय थे, अगर आपने इसको पढ़ा हो तो वहां पे कंफ्यूजन हो सकता है। अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तब तो कोई बात ही नहीं है। ये बात होगी पहले स्टेटमेंट की। दूसरी स्टेटमेंट बात करता है गांधीयन फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंस, जस्टिसशिप एंड क्लास कोलैबोरेशन हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द मूवमेंट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है, क्योंकि जो गांधीयन थॉट्स थे उसका भी एक इंपैक्ट जो ये रहा, इसका इन्फ्लुएंस इसके ऊपर रहा, और इसलिए हम देखते हैं बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, व्हिच इज अबाउट ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अब मेरा आपसे सवाल है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब स्थापित हुई, कब उसकी स्थापना हुई, उसकी डेट, कौन कौन से मूवमेंट में बड़ा रोल उन्होंने निभाया? अब अगर ये 1920 में फॉर्म हुई मान लीजिए अगर, तो गांधी जी के साथ क्या रोल था इनका, या कोई रोल नहीं था, ये मुझे बताइए। आगे बढ़ते हैं। Which of the following events occurred during the period of Lord Irwin? अब इरविन के समय में कौन कौन सी घटनाएं घटी थी? पहला स्टेटमेंट कह रहा है बर्मा सेपरेट हुआ इंडिया से। दूसरा, जो स्टेट कमीशन था, बटलर स्टेट कमीशन, वो फॉर्म हुआ। तीसरा, दांडी मार्च, और ये हमारे ऑप्शंस। तो मेरा आपसे सवाल है कि कब तक इरविन थे, इसको लेकर एक बड़ा ही फेमस वाक्य है, गांधी इरविन पैक्ट, आपको पता होगा, हिस्ट्री में पढ़ाई होगा आपने। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात आ गई या फिर दांडी मार्च की बात आ गई। तो यहां पे दांडी मार्च कब हुआ था? क्या इनका इरविन से कुछ लेना देना था या नहीं था? अगर आपने बेसिक हिस्ट्री पढ़ी हो तो आपको लगेगा कि हाँ, ये तो उनके काल में ही हुआ था, तो डी तो 3 तो होगा ही। लेकिन जो पहली बात है, बर्मा सेपरेट कब हुआ था? बर्मा इंडिया से अराउंड 1934 के आसपास सेपरेट हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है, तो 1 तो गलत हो गया, ये गया, बचा 3 हमें पता है कि सही है, सो इट इज ऑलवेज देयर। अब 2 and 3 होगा या केवल 3 होगा? तो जो ये स्टेट कमीशन था ये इरविन के अंतर्गत ही आया था, ठीक है, 1927 में आएगा, ये 27-28 में आया था बटलर कमीशन। तो 2 and 3 बोथ आर करेक्ट आंसर। जिसका आंसर है ये, देखिए यहां इंपॉर्टेंट है कि जो भी स्टेट कमीशन आए, स्टेट कमिटीज आई, एजुकेशन कमिटीज आई, किस किस के अंतर्गत आई, उसकी लिस्टिंग दी हुई है, वो आप याद करिए। और आप याद करिए कौन कौन से गवर्नर जनरल के अंदर कौन कौन सा पीरियड ऑफ टाइम था, और उसको अगर आप एसोसिएट करते हैं, जैसे गांधी इरविन
टेक्स्ट से आप क्लियरली आंसर सॉल्व कर सकते हैं। वो एक आइडिया आपको दे देता है कि किस समय रेखा की बात हो रही है। अराउंड 1931 में इरविन चले गए थे इंडिया से, तो उसके बाद जो भी पीरियड आएगा वो ऑब्वियसली आफ्टर इरविन आएगा। ठीक है, आगे देखें। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस लीडर्स जो बेंगलोर में थे, जिन्होंने ट्रेड यूनियन फील्ड में बड़ा काम किया और बड़ा योगदान दिया क्विट इंडिया मूवमेंट में, वो कौन थे? अब ऐसा क्वेश्चन ऐसा है, या तो ये आपको आंसर आता है या आपको नहीं आता है, क्योंकि उतने प्रचलित नहीं है केटी भाष्यम जो इसका सही आंसर है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट फिगर है। तो हमने इसको, या तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो अगर आपने सोर्स कवर नहीं किया तो आपको याद नहीं रहता, क्योंकि इनका रोल बाकी डिटेल में हम कहीं और नहीं पढ़ते, तो एसोसिएट करने की उम्मीद कम होती है। तो ये एक आपका की टेक अवे है जो आप ले सकते हैं इस टेस्ट सीरीज से, कि केटी भाष्यम ने बैंगलोर में बड़ा एक्टिव रोल निभाया था ट्रेड यूनियन मूवमेंट में ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये बात कर रहा है हंटर एजुकेशन कमीशन की, क्या क्या इसमें से सही है। अब हंटर एजुकेशन कमीशन कब आया था? उससे पहले वुड्स डिस्पैच आया था, ये कॉन्टेक्स्ट हो गया। 3 स्टेटमेंट है। पहली बात कि ये रिव्यू कर रहा था कि जो प्रोग्रेस हुई थी एजुकेशन में उसके बारे में। दूसरा, ये एम्फसाइज करता है कि स्पेशल केयर किया जाए सेकेंडरी एजुकेशन को बढ़ाने में, और वो इंपार्ट किया जाए वर्नैकुलर के द्वारा, यानी लोकल भाषाओं में। तीसरा, जो फीमेल एजुकेशन की सुविधाएं थी बहुत कम थी, और जो प्रेसिडेंसी टाउन्स थे, जो रिकमेंडेशन जो उसको और ज्यादा फैलाने की बात करी इन्होंने कि महिलाओं की शिक्षा पर और फैलाव हो, और जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो जो आपकी वर्नैकुलर भाषाएं हैं उनमें दी जाए। और पहला, इसने रिव्यू किया जो डिस्पैच के बाद जो एजुकेशन की प्रोग्रेस हुई थी उसको। अगर आप इस स्टेटमेंट को देखें तो यहां क्लियरली बात है, जो तीसरी स्टेटमेंट है वो सही है, पहली भी सही है, लेकिन दूसरी में एक कैच है। कैच ये है कि इन्होंने बात तो करी थी वर्नैकुलर्स की, लेकिन असल में जो एक कमीशन था वो फोकस कर रहा था प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन पे, जहां उन्होंने कहा था कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राथमिक शिक्षा, वो जिन बच्चों की भाषा, जो उन बच्चों की भाषाएं हैं उनमें दी जाए, यानी वर्नैकुलर्स में दी जाए। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। सो वी आर लेफ्ट विद 1 and 3 ओनली, बी विच इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन बात करता है इनमें से किस एक्ट ने सबसे पहली ये बात करी थी कि ऑब्जेक्टिव है क्या ब्रिटिशर्स का? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। काफी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बार बार इसको डिस्कस किया जा चुका होगा आपकी क्लासेस में, आपने पढ़ा भी होगा। विच वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसमें तो कुछ डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। सरला देवी चौधरानी ने पहली मीटिंग रखी थी भारत स्त्री महामंडल की, जो इलाहाबाद में हुआ था। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में इसका। इसके बाद रामाबाई रानाडे ने आर्य महिला समाज को फाउंड किया, जो कॉज ऑफ वुमेन में फोकस करता था। अब देखिए, पहली स्टेटमेंट जो है वो सही है। दूसरी स्टेटमेंट में क्लॉज ये है कि रामाबाई रानाडे ने नहीं, पंडिता रामाबाई ने शुरुआत की थी आर्य महिला समाज की, और इसीलिए ये स्टेटमेंट है गलत, और हमारा आंसर आ जाता है 1 ओनली। अब जो वुमेन फिगर है, रिसेंटली न्यूज में आए थे, बीआईबी ने एक पूरी मैगजीन इशू करी थी, इसमें इंपॉर्टेंट जो इंडिया की फीमेल पर्सनैलिटीज हैं जिन्होंने इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस या प्री इंडिपेंडेंस बड़ा रोल निभाया, उनके बारे में फ्रॉम 1857 ऑनवर्ड्स, सोशियो रिलीजियस या रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो पढ़ा हो। हमने उसके ऊपर 2 वीडियोस भी बनाए थे, तो वहां पर भी कुछ ऐसे वुमेन पर्सनैलिटीज हैं जो अक्सर हम पढ़ते पढ़ते नेग्लेक्ट कर देते हैं, उनके ऊपर हमने फोकस किया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो देख लिया होगा, तो उससे ऐसे क्वेश्चंस वहां से सॉल्व होते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है आर्किटेक्चर के बारे में, वो भी कश्मीरी टेंपल आर्किटेक्चर के बारे में। आर्ट एंड कल्चर में द्रविड़ स्टाइल, नागर स्टाइल और कश्मीरी स्टाइल भी हम देखते हैं। वहां पहली बात की गई है कारकोटा डायनेस्टी और उत्पल डायनेस्टी की। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इन दोनों के अंदर बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट हुआ आर्किटेक्चर का, और बिल्कुल जो त्रिफॉइल आर्क्स हैं और जो ट्रायंगुलर पेडिमेंट्स हैं वो प्रमुख इसके फीचर हैं कश्मीर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के। तो हम जानते हैं इसका आंसर होगा बोथ 1 and 2। यहां पे सवाल यह है कि क्या आपने टेंपल आर्किटेक्चर को कंपैरेटिवली पढ़ा है कि नहीं। कंपैरेटिव इन द सेंस, क्या डिफरेंस है 4-5 तरह के जो आर्किटेक्चर एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, उसमें आर्ट एंड कल्चर में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, और वहीं से आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन बात कर रहा है एक आर्ट स्कूल के बारे में। अब ये स्कूल ऑफ आर्ट जो है ये 750 से लेकर 1150 एडी तक फ्लोरिश कर रहा था, और इसमें जो मैन्युस्क्रिप्ट थे उनको पाम लीव के ऊपर बनाया जाता था, और बुद्धिस्ट मॉन्क ने इस्तेमाल किया मोस्टली इसका, जो नॉन वायलेंस को प्रीच करते थे। और
किसकी बात इसमें की जा रही है पैसेज में? पाल स्कूल, अपभ्रंश, डेक्कन स्टाइल ऑफ पेंटिंग या पिथौरा पेंटिंग? अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है कि अगर आपने स्पेसिफिकली हर आर्ट फॉर्म को उस तरह से पढ़ा है तभी आप ये क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में हमें थोड़ा सब्र रखना चाहिए क्योंकि अक्सर हम कंफ्यूज हो सकते हैं। वैसे इसका राइट आंसर इज पाला स्कूल ऑफ आर्ट। पर अगर आपने आर्ट फॉर्म्स को डीपली रीड नहीं किया है तो मैं समझ सकता हूँ क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि कंफ्यूजिंग काफी ज्यादा था ये क्वेश्चन। तो जैसे आपको पहले से पता है कि पूरे 100 क्वेश्चन तो आपको करने नहीं है, इंश्योर करिए कि आपकी एक्यूरेसी ज्यादा हो। एक्यूरेसी तभी ज्यादा होगी जब जिन क्वेश्चंस पे आपको डाउट हो आप उनको छोड़ के आगे बढ़े। तो ऐसे क्वेश्चंस जो आपने कवर किए ही नहीं है, या तो पिथौरा स्कूल ऑफ पेंटिंग आपने पढ़ी है तो वहां से आप इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करें, लेकिन अगर आपने पाला स्कूल को डिटेल में नहीं पढ़ा है तो ऐसे क्वेश्चन बनने मुश्किल है। 14th क्वेश्चन देखें, बात करता है फोक ट्रेडिशंस के बारे में। फोक ट्रेडिशन बहुत ही ज्यादा फेवरेट टॉपिक में से एक है यूपीएससी का, तो मैं डिटेल में कहूंगा आप इसको पढ़ें। यहां पे 3 फोक ट्रेडिशंस की बात की गई है, तरंग मेल, कलबेलिया, घूमर। अब ये तीनों काफी प्रचलित हैं। घूमर पे तो हाल में गाना भी आया था और वो राजस्थानी कल्चर से काफी ज्यादा एसोसिएटेड किया जाता है और ये ऑप्शन सही है। कलबेलिया भी असल में जो बीन की धुन है उसके साथ किया जाता है और ये भी राजस्थान की एक फोक आर्ट है। ये दोनों ऑप्शन में से तीसरा सही है, दूसरा गलत हो गया। बाकी बचा पहला तरंग मेल जो गोवा का फेस्टिवल है। अब इसको आपको याद करना है तरंग मेल को, तो आप याद कर सकते हैं तरंगों का मिलन, कई सारे रेनबो फेस्टिवल गोवा में होते हैं, तो इसी तरह ये तरंग मेल भी गोवा का एक इंपॉर्टेंट फोक डांस है। तो AN3 इज करेक्ट, वाइल कलबेलिया इज फ्रॉम राजस्थान। गुजरात के कुछ फोक आप मुझे आर्ट फॉर्म्स बताइए जरा, कौन कौन से डांसेस हैं, काफी प्रचलित हैं गुजरात के भी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शेर शाह सूरी के बारे में। अब 2 स्टेटमेंट यहां दी गई है। पहला, इन्होंने नए सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस किए दिनार नाम से, जो 1835 तक सर्कुलेशन में थे। और दूसरा, इन्होंने मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन जो थी उसको मॉडर्नाइज किया और रीऑर्गेनाइज किया और कई नए आइडियाज बोरो किए, जैसे जो घोड़ों को दागा जाता था कि पता चल सके कौन सा ब्रांडेड हॉर्स है, कौन सा एम्परर का हॉर्स है, यानी उनकी आर्मी का हॉर्स है, ये शुरू किया था जो उन्होंने सीखा था बाबर से। अब पहला स्टेटमेंट अगर आप देखें तो सिल्वर कॉइन्स तो सही में उन्होंने जारी किए थे, पर उसका नाम दिनार नहीं था। तो शेर शाह सूरी की इंपॉर्टेंट फिगर है। इनकी जो हाईवेज थे, इनके जो बनाए हुए रोडवेज थे, बड़े ही अभी तक फेमस हैं, चाहे वो ग्रैंड ट्रंक रोड की बात करें या उसके आसपास जितने रोड हैं उनकी बात करें। फिर आप शेर शाह सूरी की खास बात ये भी करते हैं कि ये काफी एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। लेकिन ये जो आइडिया है ना घोड़ों को दागने का, ये बाबर ने शुरू नहीं किया था, ये अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था, जो इन्होंने बोरो किया था अलाउद्दीन खिलजी से। तो यहां बाबर डाल के आपको एक बड़ा इजी ऑप्शन मिलता है जिससे आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और हमने पहले ही पता चला ये भी गलत है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा? नाइदर 1 and 2 नहीं, हमारा आंसर होगा बोथ 1 and 2। ये क्यों होगा जबकि दोनों स्टेटमेंट गलत है? क्योंकि क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमेशा कीवर्ड पे फोकस करिए, बात इनकरेक्ट की हो रही है मतलब दोनों ही गलत स्टेटमेंट है, तो इसलिए बोथ आर इनकरेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। आगे बढ़ें, अब देखते हैं इनमें से कौन से पेंटर्स जहांगीर के समय में थे। अबुल हसन, बिशन दास, उस्ताद मंसूर। और ये तीनों फेमस जो पेंटर्स थे, तीनों ही वर एट द टाइम ऑफ जहांगीर। तो तीनों सही स्टेटमेंट है। तो जहांगीर वाज लाइक उनके समय में जो इंडियन पेंटिंग सिस्टम था वो अपने पीक पे था, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इनका इसको और ज्यादा बढ़ाने में। आगे बढ़े, बात आती है जमींदार के बारे में मुगल्स पीरियड में। याद रखिए जमींदार और जमींदारी सिस्टम जो हम पढ़ते हैं बार बार एनसीईआरटी में वो ब्रिटिशर्स वाला है, यहां बात हो रही है मुगल वाली जो पहले चला करता था जमींदारी सिस्टम। 3 स्टेटमेंट दी गई है इसमें। पहली बात कर दी है कि उनका हेरिडेटरी राइट था जमीन के रेवेन्यू उगाही के ऊपर, कि पुश्तैनी उनका ये अधिकार था कि वो रेवेन्यू उठाएंगे जमीन के ऊपर। वो सारे मालिक जमीनों पर उनका कब्जा था और जो किसान हुआ करते थे उनका जमीन पर कोई अधिकार नहीं हुआ करता था। तीसरा स्टेटमेंट, उनको कोई भी कंटिजेंट रखने के लिए यानी सिपाही वगैरह रखने से मनाही थी, कोई भी हथियार बंद ग्रुप रखने से, क्योंकि उनको लगता था राजाओं को कि उनके खिलाफ विद्रोह कर देंगे। 3 स्टेटमेंट है। अगर आपने मुगल पीरियड पढ़ा है तो काफी इंपॉर्टेंट है जमींदारों का रोल, जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उनकी आर्मी में प्ले करते थे, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि किसानों का भी अधिकार था जमीन के ऊपर जब तक कि अपना लगान वो समय से देते रहे। जमींदारों का भी अधिकार था लेकिन किसानों का भी अधिकार था। तो यहां पेजेंट हैड नो राइट्स का जो ऑप्शन है ना वो स्टेटमेंट को बनाता है गलत। तो 2 स्टेटमेंट गलत हो गए, पहला बिल्कुल सही है। यही हटाया था ब्रिटिशर्स ने, तो तबाही मची थी जमींदारी सिस्टम में और किसानों को और इंडियन एग्रीकल्चर की तबाही का
की शुरुआत हुई थी। अब हमारा आंसर क्या होगा भाई? ए ओनली, सही है। सी, आगे बढ़ जाए। नहीं, हमारा आंसर होगा सी नहीं, बल्कि हमारा आंसर होगा डी 2 और 3, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ दीज आर नॉट करेक्ट। अगेन, कभी कभी आप फ्लो में नॉट करेक्ट नहीं देखते और गलतियां कर देते हैं, जो इस बार भी बच्चों ने करी हैं। अगला क्वेश्चन देखें, ये किन किन ग्लेशियर्स के रीजन है? पालतोरो काराकोरम का है, हिस्पार, पीर पंजाल, जेमू, कुमाऊं, गढ़वाल, लोनक, नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज। लोनक बहुत ही प्रचलित है, सिक्किम के आसपास है ये, और ये नॉर्थ ईस्ट का एक इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है। अब ये पॉइंट ये कि अगर आपने ज्योग्राफी में ग्लेशियर्स को पढ़ा है तभी आप ऐसे आंसर कर पाएंगे क्वेश्चंस को। बालतोरो काराकोरम में है, इसको बताना इजी है क्योंकि सियाचिन वॉर के टाइम में भी ये न्यूज में था। अभी चाइनीज जब गलवान वैली में लड़ाइयां चल रही थी तब भी हमने इस रीजन को न्यूज में देखा था, तो ये तो आपको पता है कि भाई सही है। लेकिन अगर आपने हिस्पार और जेमू के बारे में नहीं पढ़ा तो आप फंस गए, क्योंकि जेमू इज नॉट फ्रॉम कुमाऊं गढ़वाल, तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत है। तीसरा गलत हो गया तो आपका ये ऑलरेडी खत्म हो गया, हमें पता है चौथा सही है। तो डी 1 और 4 इज द करेक्ट आंसर, विच इज योर 18th क्वेश्चन। तो यहां हमें पता लगता है कि जो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर रेंजेस हैं, जो न्यूज में ग्लेशियर्स हैं और जो पासेस हैं, उनको आप एक बार मैप से कवर कर ले तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से इन चीजों को याद रख सकते हैं। ये होगी ग्लेशियर्स की बात। अगला क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन, बात करता है सुपर कंडक्टर्स के बारे में। सुपर कंडक्टर्स नाम से क्लियर है, सुपर कंडक्टिविटी यानी किसी भी चीज को का प्रवाह, इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह अपने में बिना किसी रोक टोक होने देता है। तो सुपर कंडक्टर्स में रेसिस्टेंस बहुत ही कम होता है, ये उनकी स्पेशलिटी है। और किसी विशेष तापमान पे जाके बिल्कुल रेसिस्टेंस खत्म हो जाता है, यानी एक तरह पे वो बिल्कुल भी रेसिस्टेंस नहीं देता। ये इसकी डेफिनेशन ही एक तरह से है। तो ये स्टेटमेंट तो पहले ही सही है। पहला स्टेटमेंट ये है कि ये डच फिजिसिस्ट हीके कैमरलिंग ओन्स ने और उनकी टीम ने डिस्कवर किया था। अब अगर ये टॉपिक आपने सुपर कंडक्टर्स न्यूज में काफी टाइम से था पढ़ा है, तो आपके ध्यान में अगर रह गया ये टॉपिक, इनका नाम, तो आप इसको टिक कर सकते हैं। अदरवाइज रिस्क लेना कि नाम कोई मेंशन है तो वो नाम सही ही होगा, ये एक रिस्की स्ट्रेटजी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में या तो आपको पता है या आपको नहीं पता है। अगर आपको पता है तो दोनों ऑप्शन सही है, विच इज बोथ 1 और 2। अगर नहीं पता है तो ऐसे क्वेश्चंस छोड़ देने चाहिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा फैक्चुअल है। स्पेसिफिकली फैक्ट 1 विच इज अबाउट किसने इसको खोजा। लेकिन सुपर कंडक्टिविटी अगर पता है तो आप ये तो इजिली जा सकते हैं। 50% तक तो इसमें पहुंचना बहुत ही आसान है, उसके बाद जाना थोड़ा मुश्किल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बात करता है 20th क्वेश्चन, ऑरियोफंजाइन, कासुगोमाइसिन, वैलिडामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन ये न्यूज में थे किस वजह से? अब भाई ये अब कोविड-19 का ड्रग तो बिल्कुल नहीं है, ये आपको पता है, क्योंकि अगर आप यहां रहते हैं तो आपको पता है कि भाई दवाइयां तो नहीं थी इनमें से कोई। ट्रॉपिकल डिजीज है, पेस्टिसाइड है, एस्ट्रॉइड है। अब एस्ट्रॉइड भी नहीं है, क्योंकि यहाँ भाई ऑरियोफंगिन की बात हो रही है, तो फंजाई से रिलेटेड कुछ है। बचे पेस्टिसाइड और ट्रॉपिकल डिजीज। अब ये आपने न्यूज में अगर कवर करा है तो पेस्टिसाइड है। ये काफी टाइम से ऐसे कुछ पेस्टिसाइड करंट अफेयर्स में घूम रहे थे, ये उसका आंसर है। डिटेल में आप इसके बारे में अपने एक्सप्लेनेशन में पढ़ सकते हैं, जहां इसके बारे में और डिटेल में दिया हुआ है। पर द कोर पॉइंट इज, जो इसका मेन टेक अवे है कि अगर कोई चीज न्यूज में है करंट में, तो एक बार आपकी नजर में होनी चाहिए। अगेन यहां ऐसा क्वेश्चन है जहां रिस्क लेना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये जितने नाम है इनमें से कोई भी मेजर डिजीज नहीं है, ये भी क्लियर है। तो ये वो क्वेश्चन है जहां अगर आप चाहें एक क्वालिफाइड गेस्ट लेना तो आप ले सकते हैं कि ए डी तो क्लियरली कर जाते हैं, बी और सी बचता है। जहां पर सी जाना इज अ सेफर अप्रोच जो ली जा सकती है इन माय ओपिनियन। अगला क्वेश्चन बात करता है ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। अब ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ये डीएनए से रिलेटेड है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जिसका एक स्ट्रैंड जब डीएनए का कन्वर्ट होता है आरएनए में, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। एक ऐसा चेंज जो डीएनए सीक्वेंस में होता है वो, या फिर अ प्रोसेस बाय विच डीएनए मेक्स ए कॉपी ऑफ इटसेल्फ ड्यूरिंग सेल्फ डिवीजन। द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक कोड कंटेन्ड विद इन एन एमआरएनए मॉलिक्यूल इज डिकोडेड। अब देखिए तीसरा स्टेटमेंट जो है आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि सेम कॉपी जब बना रहा है तो उसको रेप्लिकेट करना कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन नहीं कहते। ठीक है, जब डीएनए अपनी सेम कॉपी बनाता है, व्हिच इज कॉल्ड एज डीएनए रेप्लिकेशन, बोथ स्ट्रैंड की। यहां जो टॉपिक बात हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन, यहां पे 2 स्ट्रैंड डीएनए के होते हैं, उनमें से एक आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे कहते हैं हम डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। ये बेसिक सा एक कीवर्ड है जो हम जब डीएनए के बारे में पढ़ते हैं, न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ते हैं, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां हमें ट्रांसक्रिप्शन मिलता है। और ये स्टेटमेंट क्लियरली पहला जो है वो सही है। क्वेश्चन कह रहा है विच इज द वन विच बेस्ट डिस्क्राइब्स द ट्रांसक्रिप्शन पार्ट, तो वहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट कोरोनल मास इजेक्शंस।
अब ये कोरोनल मास इजेक्शंस कोरोना की बात कर रहे हैं जो सन से रिलेटेड है। अगर आपने साइंस एंड टेक को कवर किया है तो काफी इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि कोरोना को रीड किया जाए, एक मिशन भी है जो जाने वाला है, तो वहां से आपको इतना जानकारी तो होनी चाहिए। 3 स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट की बड़े एक्सपल्जन ऑफ प्लाज्मा एंड मैग्नेटिक फील्ड्स हैं फ्रॉम द सन्स कोरोना, राइट। दूसरा जो ये है, ये जाते हैं, इनकी स्पीड होती है 2500 किलोमीटर से कम और लगभग 3000 किलोमीटर तक। तीसरा स्टेटमेंट, जितना दूर ये सन से जाते हैं उतना इनका साइज बढ़ जाता है। अब हमें पता है कि ये जो प्लाज्मा मैग्नेटिक फील्ड है सन से निकलता है और सन में हाई प्रेशर रहता है और ऑब्वियसली जब वो दूर जाएगा तो थोड़ा एक्सपेंड करेगा और इसलिए तीसरा स्टेटमेंट सही होता है। पहला स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि वो चीज ही वही है। देन वी आर लेफ्ट विद सेकंड स्टेटमेंट। यहां पर दिमाग लगाने वाली बात थी कि मैक्सिमम स्पीड 3000 है और स्लोअर देन 2500। भाई स्लोअर देन 2500 तो कुछ भी हो सकता है, 500 किलोमीटर रेंज का फर्क पड़ रहा है बस, 2500 और 3000 किलोमीटर पर सेकंड। तो वेरिएशन थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। कोई अगर सेलेस्टियल बॉडी है जिसकी रेंज बता रहे हैं, ये था यहाँ 250 किलोमीटर पर सेकंड से लेके 3000 किलोमीटर पर सेकंड की रेंज, जो इसको सही स्टेटमेंट बनाती है। दूसरी स्टेटमेंट गलत है, which leaves us with 1 and 3 which is the correct answer, right? ये हो गया। आगे बढ़े तो बात होती है एथेनॉल की। अब इंडिया में एथेनॉल जो है वो शुगरकेन से केवल निकलता है और इंजन को ज्यादा फ्यूल कंबस्ट करने में मदद करता है। एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम जो है वो रिन्यूएबल मिनिस्ट्री जो है इंडिया की, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री, वो चलाती है। पहली बात, अगर आपने देखा है एथेनॉल के बारे में, तो इंडिया में गन्ने के अलावा मक्के से, गेहूं से भी एथेनॉल बनाया जाता है। पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा, जो मिनिस्ट्री इसको ऑपरेट कर रही है वो बिल्कुल भी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है। अगर आप मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाएं तो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के उस पर भी ये मेंशन्ड है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तो ये 2 तो गए। दूसरा इज करेक्ट बिकॉज इट डज हैज द यूटिलिटी, जहां वो इंजन को और बेहतर तरीके से फ्यूल को चलाने में मदद करता है। तो हम रीच गए आंसर में विच इज 2 ओनली। तो ये स्टेटमेंट आई एथेनॉल के बारे में। अगेन ये हमें बताता है कि जो मिनिस्ट्री है वो हमें जानकारी होनी चाहिए। अक्सर हम मिनिस्ट्रीज को अब इग्नोर करने लगे हैं जो यूपीएससी अक्सर ऑप्शंस में डालती है। तो अगर कोई भी स्कीम आप पढ़ रहे हैं उसकी मिनिस्ट्री आपको बैठे प्रिपेयर करती है आंसर करने में उसके बारे में। अगला क्वेश्चन बात कर रहा है अर्थ के एक्सेस के बारे में। हमें पता है कि अर्थ ये जो घूमती है तो ये एक ऐसे एक्सेस पे घूमती है, ऐसे बिल्कुल सीधा नहीं घूमती। ये कह रहा है कि अगर बिल्कुल जो अर्थ का चक्रण होता, जो उसका रोटेशन होता, वो एक्सेस बिल्कुल वर्टिकल होता, ऐसे सीधा होता, तो उसका क्या प्रभाव होता? क्या कोई मौसम नहीं आते? क्या दिन और रात हर तरफ हर जगह एक ही जैसा रहता? ये 2 ऑप्शंस हैं। अब अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता है कि सीजन इसलिए आते हैं क्योंकि 66.5 डिग्री पे टिल्ट है अर्थ, तो इसलिए जो एक पिछला हिस्सा है वो काफी समय तक दूर रहता है, उसका रिलेटिव डिस्टेंस बढ़ जाता है, इसलिए हम देखते हैं सीजन्स। तो कोई सीजन नहीं होगा इज द करेक्ट आर्ग्यूमेंट। और क्योंकि बिल्कुल ही सीधे कक्ष पे ये घूमेगी धरती, तो हर तरफ 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होगी। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। इज बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट आंसर्स। देन वी टू 5th क्वेश्चन। यहां बात की गई है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की। ग्लेशियर्स में कौन से डिपोजिशनल लैंडफॉर्म से बनते हैं जहां डिपॉजिट कर रहा है कुछ ग्लेशियर्स? देखिए, जब ग्लेशियर्स एक बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा है जो मूव करता है बहुत स्लोली, तो कुछ चीजें वो अपने साथ तोड़ उखाड़ के ले जाते हैं, इरोजन जिसे हम कहते हैं, इरोजनल, और कुछ जो डिकम्पोज करते हैं या डिपॉजिट करते हैं। यहाँ डिपोजिशन की बात हो रही है। 4 प्रमुख जो लैंडफॉर्म्स हैं, कोरी, बर्गशैंड, रोस माउंटेन और ड्रमलिन, इसमें से जो ये 2 हैं ये डिपोजिशनल हैं, 2 जो है वो इरोजनल है। यहां बात डिपोजिशनल की हो रही है, तो ये 3 and 4 इज द करेक्ट आंसर। इसका बेसिक अगर आप याद करना चाहते हो तो इसको एक गोचे लियोंग में भी और एक एनसीईआरटी में भी प्रॉपरली इसका एक डायग्राम बना हुआ, जहां आपको एक पूरा लैंडफॉर्म का फोटो है, जो आप चाहे तो गूगल भी कर सकते हैं, जहां आपको हर तरह के जो ग्लेशियर के लैंडफॉर्म्स होते हैं वो दिखते हैं। वहां से आप चाहे तो इन टॉपिक्स को याद कर सकते हैं। तो देखिए, यह था हमारा पहला पार्ट डिस्कशन का, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए, समझा कि क्या गलतियां होती हैं जो अक्सर की जाती हैं। इसके अलावा डिटेल्ड जो सॉल्यूशंस है वो हमारी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर ही सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS।